गोद, तुम्हें तो मेरी माता पिता की सेवा के लिए लाया गया है। उससे ज्यादा तुम्हारा मेरे कोई रिश्ता नहीं है। सुदेश के ये शब्द अभी भी मालिनी के कानों में गूंज रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये शब्द उसके खिलाफ साजिश कर रहे हो। बार बार उसके दिमाग में घूम घूम कर उसी हथौड़े मार रहे हो। सिर दर्द से फटा जा रहा था और आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। पर उसकी पड़ी किसे थी? सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। जेठ जेठानी, नंद नंदोई सब अपने अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे। पति अमित अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से रवाना हुआ है। इतने में नंद सुनीता कमरे में आई और उससे बोली, भाभी कब तक ये आंसू बहाती रहोगी? भैया तो सीधा सीधा जवाब दे गए कि वो तो तुम्हें माँ बाप की सेवा के लिए लाए हैं, तो अपना फर्ज निभाओ। जब तक माँ पापा हैं तब तक ही तुम यहाँ पर हो। उसके बाद तो भैया तुम्हें अपने साथ ही ले जाएंगे। इतने में जेठानी मेघा भी कमरे में आ गई और आते से ही बोली, अरे हम लोग जा रहे हैं। कम से कम मुस्कुराते हुए तो चेहरे से विदा करो। क्यों बेवजह की मनहूसियत फैला रही हो? पति बाहर कमाने ही तो गया है, वापस लौट कर भी आ जाएगा और कमाएगा नहीं तो तुम लोगों को खिलाएगा क्या? जो बेवजह का तमाशा कर रही हो। कोई पहली बार तो गया नहीं है जो इतना नाटक कर रही हो। लेकिन मालिनी अपने पलंग से उठकर खड़ी भी नहीं हुई। सबको लग रहा था जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। तब तक सासू माँ कमला जी भी कमरे में आ गई। आते ही गुस्से में बोली, अरे ये क्या रोने सूरत बना रखी है? अब पति कमाने ही नहीं जाएगा क्या? चुपचाप से उठ और इन दोनों को भी खुशी खुशी रवाना कर। आखिर मालिनी नहीं उठी तो ये देखकर तीनों तिल मिलाते हुए खुद ही बाहर आ गए। नंद और जेठानी तो अपना अपना सामान उठाकर अपने अपने पतियों के गाड़ियों में जाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद दोनों कारों के वहां से रवाना होने की आवाज आई। इधर कमला जी भी दरवाजा बंद कर कमरे में आ गई और मालिनी को डांटने लगी, ये क्या नाटक लगा कर रखा है बहू? घर में बच्चे आए थे, तुमने उसे ठीक से बात तक नहीं की और अजीब जिद लगाकर बैठी हुई हो कि पति के साथ जाना है। अरे पूरी जिंदगी उसी के साथ तो रहना है तुझे। कुछ दिन हमारी सेवा कर लेगी तो क्या कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तेरा? अब चुपचाप उठ और रसोई की सफाई कर दे। पूरी रसोई बिखरी पड़ी हुई है। आजकल की बहुएं को तो सास ससुर की सेवा करते ही रोना आता है। न खुद सेवा करती है न अपने पति को ही करने देती है। मुंह उठाकर कह देती है कि पति के साथ रहना है, जैसे पति के अलावा कोई है ही नहीं। परिवार तो जाए भाड़ में। इसकी बाल से कहते कहते कमला जी भी कमरे से बाहर निकल गई। मालिनी वहीं पलंग पर बैठी बैठी कमला जी की बड़बड़ाहट आंसुओं के साथ सुनती रही। 1 साल हो चुका है उसकी शादी को। घर के सबसे छोटे बेटे अमित की पत्नी बनकर वो इस घर में आई थी। ये शादी अमित के पिता भवानी प्रसाद जी ने करवाई थी। अच्छा खासा रुतबा था उनका, पैसों से नहीं बल्कि नाम से। पैसा इतना ही था कि उन्हें मध्यम वर्गीय कहा जा सकते थे। उन्हें अपनी ईमानदारी से जिंदगी के नाम तो बहुत कमाए। उनके बच्चे को उनकी कद्र भी नहीं थी। कभी उसके मान सम्मान का उन्होंने कभी ध्यान नहीं रखा। बच्चे तो ऐसे थे ही। बड़ी बहू मेघा भी ऐसी ही थी, पर वो तो अपने पति के साथ दूसरे शहर में रहती थी। ऊपर से पत्नी कमला जी किसी की कोई इज्जत नहीं करती थी। जो मुंह में आता था वही बोल देती। मालिनी भवानी प्रसाद जी के दोस्त की बेटी थी। जो
मध्यम वर्गीय परिवार से थे। बिन माँ की बेटी होने के बावजूद भी उसमें संस्कार पूरे थे। परिवार को परिवार समझकर चलती थी और उसकी यही आदत भवानी प्रसाद जी को बहुत पसंद आई। हालांकि मालिनी को इस घर में कोई भी बहू बनाकर लाना नहीं चाहता था, पर भवानी प्रसाद जी के सामने कोई कुछ बोल नहीं पाया और मालिनी इस घर की बहू बनकर आ गई। लेकिन अब भवानी प्रसाद जी के बिस्तर पकड़ने के बाद मालिनी की कोई इज्जत भी नहीं रही। तानों के बौछार भी अब तेज हो चुके थे, पर बिस्तर पर पड़े पड़े उनकी हालत देखकर उन्हें दुख होता था। इधर अपने कमरे में पड़े पड़े भवानी प्रसाद जी भी आंसू बहा रहे थे, लेकिन क्या ही कर सकते थे। परिवार वालों को तो मौका मिल चुका है था अपनी जबान खोलने का। सचमुच उन्होंने तो अपनी मर्जी थोप कर मालिनी की शादी करवा दी, पर ये शादी न होकर मालिनी की बर्बादी ही रह गई और कुछ भी नहीं। क्योंकि नौकरी तो अमित इस शहर में भी कर सकता था, पर उसे जानबूझकर ट्रांसफर किया। अमित वहाँ किसी और लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहा था। उसका नाम नेहा था और बहुत जल्दी ही उससे शादी करना चाहता था और इसी सिलसिले में वह इस बार यहाँ आया था। भवानी प्रसाद जी से तो मिलने का सिर्फ बहाना था, इसलिए पूरा परिवार एक साथ यहाँ इकट्ठा हुआ था। पर जो भी बात हुआ बंद कमरे में ही हुआ, भवानी प्रसाद जी के सामने ही हुआ। कितनी अजीब विडंबना थी। फैसला भी उन्हीं के सामने हुआ था कि जब भवानी प्रसाद जी की मृत्यु हो जाएगी उसके बाद ये शादी होगी, नहीं तो दुनिया को बोलने का मौका मिल जाएगा। और उससे भी बड़ा कारण था कि अभी तो फ्री की नर्स मिली हुई थी। अगर मालिनी चली जाती तो ये सेवा कौन करता। इसलिए भवानी प्रसाद जी ने मालिनी को अमित के साथ जाने के लिए कहा। हालांकि उन्होंने इसका कारण नहीं बताया, नहीं तो मालिनी को दुख होता। लेकिन मालिनी तो ये बात सुन चुकी थी जब वो लोग कमरे में बात कर रहे थे और मालिनी चाय पकड़ाने के लिए कमरे में आ रही थी, तब उसे ये बात सुनाई दी थी। सुनकर उसे रोना तो बहुत आ रहा था, पर अपने आंसुओं को रोक कर वो कमरे में आई थी। जानती थी कि अमित तो अपनाएगा नहीं, पर जब भवानी प्रसाद जी के कारण मालिनी ने अमित के साथ जाने की जिद की थी, मगर भवानी प्रसाद जी अपने जीते जी कुछ न कुछ फैसला करके जाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें ये पक्का विश्वास हो चुका था कि अमित मालिनी को रखेगा नहीं और उनके मरने के बाद मालिनी बेसहारा हो जाने वाली है, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु तो उसकी शादी के कुछ महीने बाद ही हो चुकी थी। इसलिए 2 दिन बाद ही उन्होंने मालिनी को कहकर अपने किसी दोस्त को फोन किया और उन्हें घर बुला लिया। लेकिन घर में किसी को भी नहीं पता था कि उन्हें अपने दोस्त को बुलाया क्यों है, यहाँ तक कि मालिनी को भी नहीं पता था। हालांकि उन्होंने मालिनी से ये जरूर कहा था कि अपना हक बिल्कुल मत छोड़ना। तब मालिनी तो कुछ समझ नहीं आया था। 1 महीने बाद भवानी जी इस दुनिया से कूच कर गए। तब सारे परिवार के लोग वापस एकत्रित हुए। इस बार अमित के साथ नेहा भी आई थी। हालांकि रिश्तेदारों में उसे अपनी दोस्त बनता कर ही उसका पहचान करवाई थी। जब सारा क्रिया का कार्य हो गया तो पूरा परिवार बाहर कमरे में एकत्रित था। उस समय मालिनी रसोई में काम कर रही थी। तब कमला जी ने मालिनी को बुलवाया। जब मालिनी रसोई से निकलकर बाहर आई तो अमित ने कुछ पेपर उसके सामने रखते हुए कहा, देखो मालिनी, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि तुम्हें इस घर में सिर्फ और सिर्फ मेरे माता पिता के सेवा के लिए लाया गया है। इससे ज़्यादा मेरा कोई तुम्हारा साथ रिश्ता नहीं। अब मैं तुम्हें किसी अंधेरे में नहीं रखना चाहता।
तुम्हें यहाँ रहना है, आराम से रहो, क्योंकि तुम्हारा अपना कोई घर नहीं। तुम्हारा खर्चा भी हम उठा लेंगे। यहाँ रहकर मेरी माँ की सेवा करो। पर अब मैं नेहा के साथ शादी कर रहा हूँ, इसलिए इन तलाक के पेपर पर साइन कर दो। मालिनी ये सुनकर हक्की बक्की सी खड़ी रह गई। जानती थी कि ये होगा, लेकिन इतना जल्दी होगा उसे उसकी उम्मीद नहीं थी। इतने में भवानी प्रसाद जी का दोस्त वहाँ एक वकील के साथ आ गया, तो सब लोग ने बातचीत का मुद्दा बदल दिया। वहाँ बैठते ही उसने कुछ पेपर निकाले और वकील को देते हुए बोले, ये वसीयत भवानी प्रसाद जी ने बनवाई थी अभी 1 महीने पहले। वकील साहब जरा पढ़ लीजिए और सबको भवानी प्रसाद जी के साइन भी दिखा दीजिए। उनकी बात सुनते ही सब लोग एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और कमला जी बोली, तो आप उस दिन वसीयत के लिए यहाँ आए थे? जी भाभी जी, पर आपने तो मुझे बताया ही नहीं। ऐसे पता चलता आपको भाभी जी? आप भाई साहब के बिस्तर पकड़ने के बाद बैठी कब उनके पास? मालिनी के अलावा तो कोई उससे बात भी करने उसके पास आता तक नहीं था। उसकी बात सुनकर के कमला जी ने मुंह बिगाड़ लिया। ठीक है, पढ़ो, वैसे भी जानती हूँ प्रॉपर्टी तो हम ही लोगों में बंटना है। वकील साहब ने वसीयत खोली तो सब लोग सांस थामे उसे सुनने को तैयार हो गए। आखिर सब जानना चाहते थे कि उसके हिस्से में कितना क्या आया है। तभी वकील साहब ने पढ़ना शुरू किया। मैं भवानी प्रसाद अपनी पूरी होशो हवास में यह वसीयत तैयार करवा रहा हूँ। इस वसीयत के अनुसार मैं अपने तीनों बच्चों को इस प्रॉपर्टी से बेदखल करता हूँ, क्योंकि जीते जी उन्होंने कभी भी मेरा मान सम्मान नहीं रखा। वही इस प्रॉपर्टी के 2 हिस्से होंगे। एक हिस्से मेरे पत्नी कमला को दिया जाएगा, जिससे वो अपने बुढ़ापे में अपना बच्चों पर मोहताज न हो, और दूसरा हिस्सा मेरी छोटी बहू मालिनी के नाम कर रहा हूँ। उस बच्ची ने मेरे बच्चे से बढ़कर मेरी सेवा की है, तो वो इस हिस्से की पूर्णतः हकदार है। सुनकर सब लोग सकेत में आ गए। और ऐसे कैसे प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हैं पापा? हम उनके बच्चे हैं, हमारा पूरा हक है इस प्रॉपर्टी पर। हम कोर्ट में जाएंगे। नंद सुनीता तिलमिलाते हुए बोले, आप कहीं भी जाना चाहते हैं आप लोग जाइए। वसीयत भवानी प्रसाद जी ने खुद बनवाई थी। कोई भी कोर्ट इस वसीयत के विरुद्ध जाकर उसके आप को उसका हक नहीं दिलवा सकता। वकील ने कहा। वकील ने जरूरी कागजात कमला जी को दिया और कुछ जरूरी कागजात तो उसकी मालिनी के नाम थे, अपने साथ लेकर रवाना हो गए, ये कहकर कि ये पेपर बाद में हमसे ले लीजिएगा, आपको अभी पेपर नहीं दिया जाएगा। भवानी प्रसाद जी का हम से यही अनुरोध था। उनके जाते ही घर में हंगामा शुरू हो गया। देख, सेवा के बहाने प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लिया इसने। इतना बड़ा धोखा किया हमारे साथ। जेठानी मेघा बोली, क्यों रे, यही बातें करने जा बैठती थी तू उनके पास? मेरे बच्चों का हक छीन रही है। शराफत से उनका हक वापस कर दे। तेरा इस प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं है। कमला जी बोली, हाँ माली, वो प्रॉपर्टी तुम वापस करो और तलाक के पेपर पर साइन करो। बस बहुत हो गया। हम मानते हैं कि हमारे पास नहीं है, इसलिए ऑफर कर रहा हूँ कि यह रहा कर माँ की सेवा कर लेना, हम तुम्हारा खर्चा उठा लेंगे। अमित ने बड़ी बेशर्मी से कहा। उसकी बात सुनकर के मालिनी को गुस्सा आ गया। मैंने तुमसे शादी की थी, तुम्हारी माँ को गोद नहीं लिया था। जो तुम ये बात कह रहे हो और किस हक से कह रहे हो कि मेरे पास अब कुछ भी नहीं है? मेरे पास इस प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मौजूद है। पापा जी ने कहा भी था कि अपना हक बिल्कुल मत छोड़ना।
तो उसे मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। मैं अपना भला बुरा खुद देख लूंगी। अच्छा, तो तू यहाँ से मेरे बच्चे का हक लेकर जाना चाहती है? ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा। कमला जी ने बीच में ही बोला। क्यों माँ जी, बीच सेवा के मेवा चाहिए। आपको बच्चे को कभी अपने पिता का मान सम्मान तो किया नहीं। इन लोगों ने उन्हें के सामने बैठकर उनकी मौत की बात कर रहे थे। आपको क्या लगता है उस दिन आप लोगों ने जो बंद कमरे में उनके सामने जो बात की थी वो मुझे सुनाई नहीं दी? वकील साहब कह चुके हैं कि आपको जिस कोर्ट में जाना है आप वहां जाइए। और रही बात मेरी, मैं फिलहाल यहाँ से तो जा रही हूँ। और रही बात तलाक की, तो जब तक आधा प्रॉपर्टी में मेरे नाम नहीं हो जाएगा तब तक मैं तलाक नहीं दूंगी, कहकर मालिनी उस घर से निकल गई। उसके इस रवैये से सब लोग हैरान रह गए। हाँ, तो सब उसे सीधा साधा गाय समझ रहे थे और कहाँ वो उससे तेज तर्रार निकली। वहाँ से निकलकर मालिनी सीधे भवानी प्रसाद जी के दोस्त के यहाँ गई। कुछ दिन बाद वह प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा उसे मिल गया। उसके बाद ही उसके तलाक पेपर पर साइन किया। एक छोटा सा फ्लैट खरीद कर उसी ने रहने चली गई। साथ ही जब जॉब भी करने लगी थी और आत्मनिर्भर हो चुकी थी। लेकिन यहाँ कमला जी बिल्कुल अकेली रह गई, क्योंकि कोई भी बेटा उनकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। किसी ने सच ही कहा है कि कर्मों का फल यही भुगतना होता है।